नेहरू रिपोर्ट को लेकर जो है भारत के सभी राजनीतिक दल एकमत नहीं हो पाए, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं रह गया और फिर से साइमन कमीशन आयोग काम किया और साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया और उसी के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। फिर बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 31 में, तृतीय 1932 में। लेकिन इन गोलमेज सम्मेलनों से पहले भारत में एक बड़ा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार की जा रही थी और उसी पृष्ठभूमि के तत्वाधान में जाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए। तो आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, महात्मा गांधी के 11 सूत्री मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन करने वाले, लाल कुर्ती आंदोलन, जिया तरंग आंदोलन, धरासना कांड और सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं और साथ ही साथ जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई है, ये जो तमाम घटनाएं हैं, इन तमाम घटनाओं की चर्चा आज हम आपके साथ करेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले 1929 के कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, वहीं से आगे बढ़ना है। वर्ष 1929 के विषय में आप सब लोग जानते हैं कि वर्ष 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ और वर्ष 1929 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, इस अधिवेशन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था। प्रस्ताव यह रखा गया था कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी करे। लेकिन महात्मा गांधी 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिए और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया और जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा ही नहीं बल्कि उस पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित भी करवाया और जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में भारत को पूर्ण स्वराज दिए जाने की बात नहीं की गई थी, बल्कि नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने का बात किया गया था। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक थे, पूरी आजादी के समर्थक थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में ही यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि आने वाले दिनों में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। यह प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पारित कर दिया गया था और साथ ही साथ 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, उस उपलक्ष्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी घोषणा किया कि जब तक भारत
को पूर्ण आजादी नहीं मिल जाती है, तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पंडित नेहरू के इसी घोषणा के तहत पहली बार 26 जनवरी को वर्ष 1930 ईस्वी में पूरे देश के भीतर स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश के भीतर स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। और ठीक 4 दिन बाद 26 + 4 30 जनवरी और 31 जनवरी 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया के जरिए ब्रिटिश सरकार से 11 प्रकार की मांग किया। और महात्मा गांधी ने अपने पत्रिका यंग इंडिया के जरिए जो ब्रिटिश सरकार से 11 प्रकार की मांग किया, इसे 11 सूत्री मांग कहा जाता है। इसे 11 सूत्री मांग कहा जाता है। और इस 11 सूत्री मांग के अंतर्गत गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार से यह मांग किया कि सैनिक खर्च में 50% तक की कमी की जाए, कर की दर 50% तक कम की जाए, सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए, जितने भी नशीले पदार्थ है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, नमक कानून तोड़ दिया जाए, नमक के ऊपर भारतीयों से टैक्स नहीं लिया जाए। महात्मा गांधी ने अपने 11 सूत्री मांग में यही सब मांग अंग्रेजों के समक्ष रखे। लेकिन गांधी जी के इस मांग पर अंग्रेजी सरकार तनिक भी ध्यान नहीं दिया। और गांधी जी के मांग पर अंग्रेजी सरकार ध्यान नहीं दिया तो बाद में महात्मा गांधी ने उस समय के भारतीय वायसराय इरविन के नाम खत लिखा और इरविन के समक्ष भी अपना 11 सूत्री मांग महात्मा गांधी ने रखा। लेकिन इरविन ने भी महात्मा गांधी के 11 सूत्री मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जब ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश वायसराय इरविन गांधी जी के 11 सूत्री मांग पर ध्यान नहीं दिया, तत्पश्चात गांधी जी ने यह कहा कि मैंने सूखी रोटी मांगी थी, बदले में हमें पत्थर मिला। मैंने सूखी रोटी मांगी थी, बदले में हमें पत्थर मिला। यह नारा, यह बात गांधी जी ने तब कही जब गांधी जी के 11 सूत्री मांग को अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। और फिर महात्मा गांधी ने फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई और उस बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने को लेकर कार्य योजना तैयार हुआ। और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभिक दौर में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम दांडी मार्च का आयोजन किया या नमक सत्याग्रह का आयोजन किया। और उस नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 से हुई है। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट था, उससे अलग नहीं था, बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट था। तो यहां पर दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह
को हम लोगों को देखना है, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक भाग के तौर पर 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ। 12 मार्च 1930 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। यहां तक जो बात परीक्षा के लिहाज से आप लोगों को याद रखना है, उसमें एक बात आपको यह याद रखना है कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित किया। तो इसका उत्तर होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन। परीक्षा के लिहाज से एक ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा, गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांग किस पत्रिका के जरिए अंग्रेजों के समक्ष रखा? तो यंग इंडिया। और तीसरा, भारतवर्ष में सर्वप्रथम किस तिथि को और कब पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया? 26 जनवरी 1930। और किसने यह कहा है कि मैंने सूखी रोटी मांगी, बदले में हमें पत्थर मिला? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने यह बात किस संदर्भ में कहा है? तो महात्मा गांधी ने यह बात कि मैंने सूखी रोटी मांगी थी, बदले में हमें पत्थर मिला, यह बात महात्मा गांधी ने तब बोला जब गांधी जी के 11 सूत्री मांग पर अंग्रेजी सरकार और भारतीय वायसराय इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया। और फिर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस मार्च या किस सत्याग्रह के जरिए किया? तो नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च के जरिए किया। नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च के जरिए किया। परीक्षा के लिहाज से अभी तक जो बताए हैं उसमें से यही 4-5 पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। ये 3-4-5 पॉइंट जो हमने आपको बताया है, रिवाइज करवाया, परीक्षा के लिहाज से यही 4-5 पॉइंट जो है आपको याद रखना है। आशा करते हैं एक बार समझा भी दिए हैं, दूसरा परीक्षा के लिहाज से ये सब महत्वपूर्ण था, ये भी बता दिए हैं। आशा करते हैं दिमाग में कुछ गया होगा, और दिमाग में कुछ गया है तो जवाब दीजिए। (1929) के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष किसे नामित किया गया? महात्मा। लेकिन उन्होंने अध्यक्षता की, किसे अध्यक्ष बना? जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने को प्रस्ताव पारित किया गया? 1929 का। 1929 का क्लियर है। इसके बाद पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। 11 सूत्री मांग अंग्रेजों के समक्ष किसने रखी? महात्मा। किस पत्रिका के जरिए? किस पत्रिका के जरिए? यंग। और जब गांधी जी के 11 सूत्री मांग को नहीं माना गया तो गांधी जी ने क्या कहा? मैंने सूखी रोटी मांगी, बदले में हमें। और फिर महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कौन मार्च या कौन सत्याग्रह? डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। डांडी मार्च, डांडी मार्च कहिए या नमक सत्याग्रह कहिए, एक ही बात है, दोनों अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही बात है। महात्मा गांधी ने जो ब्रिटिशों के समक्ष 11 प्रकार की मांग रखी, जिसे 11 सूत्री मांग कहा गया, उस 11 सूत्री मांग में गांधी जी ने एक मांग यह भी रखा कि नमक कानून को समाप्त कर दिया जाए, अर्थात
भारतीयों से जो नमक के ऊपर टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता है, उस कर को समाप्त कर दिया जाए, उस कर को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी जब दांडी मार्च की शुरुआत करने वाले थे तो उस समय गांधी जी साबरमती आश्रम में रह रहे थे। साबरमती आश्रम में रह रहे थे और साबरमती आश्रम में रहते हुए महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए ही दांडी मार्च की योजना बनाए और गांधी जी गुजरात के साबरमती आश्रम से अपना यात्रा प्रारंभ कर समुद्र तट पर बसे गुजरात के शहर नवसारी स्थित दांडी जाकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने की योजना तैयार किए। और जब महात्मा गांधी ने इस योजना को तैयार किया तो योजना तैयार करने के बाद महात्मा गांधी अपने कुछ सहयोगियों को चुने। गांधी जी कुल 78 सहयोगी को चुने, 78, पूरे भारतवर्ष से। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात। दांडी यात्रा करने को लेकर महात्मा गांधी कुल 78 सहयोगियों को चुने, 78 सहयोगी को चुने। 78 सहयोगियों में सबसे ज्यादा सहयोगी गुजरात से चुने गए थे और 78 में से 31 गुजरात के ही थे। बिहार से एकमात्र नेता को चुना गया था, उसका नाम था कारो बापू उर्फ गिरिपत चौधरी। गांधी जी जो 78 स्वयंसेवक के साथ दांडी मार्च किए, उस दांडी मार्च में गुजरात के सबसे अधिक प्रतिनिधि थे। बिहार से एकमात्र प्रतिनिधि थे कारो बापू उर्फ गिरिपत चौधरी। और गांधी जी जब दांडी मार्च साबरमती आश्रम से प्रारंभ कर रहे थे, या गांधी जी जब साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह प्रारंभ कर रहे थे तो अपने 78 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को निकले। और जब महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत किए और साबरमती आश्रम से अपना पहला कदम बाहर रखे, तो गांधी जी ने वहां पर एक बात कही। गांधी जी ने यह कहा कि अब मैं दोबारा साबरमती आश्रम में तब कदम रखूंगा जब मैं भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी दिला दूंगा। गांधी जी जब 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत किए और साबरमती आश्रम के बाहर अपना पहला कदम रखे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं दोबारा तब इस साबरमती आश्रम में अपना कदम रखूंगा जब भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी दिला दूंगा। जैसे महात्मा गांधी ने
असहयोग आंदोलन के दौरान 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य रखा था, 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य रखा था, वैसे ही दांडी मार्च के दौरान और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी गांधी जी का लक्ष्य था भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी दिलाना। गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले, आगे बढ़ते गए। गुजरात के सैकड़ों गांव से होकर गांधी जी गुजरे और गांधी जी जिस भी गांव से गुजर रहे थे, गांधी जी के उस दांडी मार्च में लोग जुड़ते जा रहे थे, लोग जुड़ते जा रहे थे। और इस दांडी मार्च के दौरान कुछ समय के लिए गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और दांडी मार्च के दौरान जब गांधी जी को कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्बास तैयब जी ने दांडी मार्च को अपना नेतृत्व प्रदान किया। अब्बास तैयब जी ने दांडी मार्च को अपना नेतृत्व प्रदान किया और दांडी मार्च के क्रम में मीडिया के लोगों ने गांधी जी से पूछा कि आप इस मार्च में अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन जैसे देशों से क्या चाहते हैं, इन देशों से आप किस प्रकार का मदद चाहते हैं। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में वैश्विक जगत के लोगों का सिर्फ सहानुभूति चाहिए। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस जैसे देशों का सिर्फ सहानुभूति चाहिए, हमें और कोई दूसरा मदद नहीं चाहिए। यानी गांधी जी सिर्फ यह चाहते थे कि विश्व के लोग भारत के साथ अपनी सहानुभूति बनाकर रखें, विश्व के लोग भारत के साथ अपनी सहानुभूति बनाकर रखें। भारत के लोग अपनी लड़ाई लड़ने में खुद समर्थ है, भारत के लोग अपनी लड़ाई लड़ सकता है, सिर्फ सहानुभूति चाहिए। गांधी जी लगभग 24 दिन तक यात्रा किए, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक उनका यात्रा हुआ और 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए प्रस्थान किए साबरमती आश्रम से। कुछ स्रोत के अनुसार 240 मील की दूरी, कुछ स्रोत के अनुसार 241 मील की दूरी और किलोमीटर में 385 किलोमीटर। यह यात्रा गांधी ने 24 दिन में पूरा किया, गांधी जी ने 24 दिन में पूरा किया। और फिर गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से सांकेतिक तौर पर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ने की घोषणा महात्मा गांधी ने किया। नमक कानून को तोड़ने की घोषणा महात्मा गांधी ने किया और कांग्रेस के नेताओं से यह आग्रह किया कि हमारे ही तर्ज पर देश भर के भीतर कांग्रेस के नेता एक छोटी यात्रा निकाले, आसपास के समुद्र, नदी, तालाब में जाकर सांकेतिक तौर पर नमक बनाए और नमक कानून को तोड़ने की घोषणा करे
और भारत के लोगों से आह्वान करे कि वो अंग्रेजों को नमक के ऊपर कर नहीं दे। गांधी जी का जो दांडी मार्च हुआ था, उस दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया। नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पेरिस मार्च किया था, इटली में मुसोलिनी ने रोम मार्च किया था। तो गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से भी की जाती है। और नमक कानून को तो गांधी जी तोड़ दिए दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के जरिए। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर भारत की जनता के समक्ष अपनी योजनाएं रखे। और गांधी जी जब भी कोई बड़ा आंदोलन करते थे तो गांधी जी भारत की जनता से यही आह्वान करते थे, विदेशी वस्तुओं, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए, विदेशी स्कूलों, विदेशी कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। गांधी जी इस बात को समझते थे, अंग्रेज व्यापारी है, उसका व्यापार भारत में नष्ट होगा, वो अपने बोरा बिस्तर समेटकर चल जाएगा। इसलिए गांधी जी अपने हर आंदोलन के दौरान यह आह्वान जरूर करते थे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी गांधी जी ने यह आह्वान देश के लोगों से किया। और गांधी जी के आह्वान पर विदेशी वस्त्रों का भारत के लोगों ने परित्याग करना शुरू किया। और फिर गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी जोर शोर से चलने लगा। और गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब काफी जोर शोर से चलने लगा तो फिर गांधी जी को मई 1930 में गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। मई 1923 में गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल में बंद इसलिए कर दिया गया कि आंदोलन के नेतृत्वकर्ता गांधी थे। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को ही बंद कर देते हैं तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो अंग्रेज आंदोलन को खत्म करना चाहता था और अंग्रेज आंदोलन को खत्म करना चाहता था, इसलिए गांधी जी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन गांधी जी को जब जेल में बंद किया गया फिर भी सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी जोर शोर से चला, काफी जोर शोर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। गांधी जी जेल में बंद थे लेकिन गांधी जी लगातार जेल से ही आंदोलन को दिशा दिखा रहे थे। और नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए साइमन कमीशन आयोग पर विचार विमर्श करने के लिए। साइमन कमीशन आयोग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। उस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहा था और कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता जेल में बंद थे। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता जेल में बंद थे। तो कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया और जब कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कोई निर्णय नहीं निकला। और कुछ विद्वान तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन पर टिप्पणी करते हुए यहां तक कहते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन
मतलब बिना दुल्हा का बारात, मतलब वैसा बारात जिसमें दुल्हा ही ना हो। यानी यहां पर दुल्हा कांग्रेस को कहा जा रहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के टोटल 89 प्रतिनिधि भाग लिए थे, भारत की तरफ से टोटल 89 लोग भाग लिए थे, लेकिन फिर भी बिना कांग्रेस का कोई परिणाम प्रथम गोलमेज सम्मेलन का नहीं निकला। और जब कांग्रेस के नहीं होने से प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, तो फिर अंग्रेजी सरकार महात्मा गांधी के साथ समझौता करने को तैयार हो गए और महात्मा गांधी के साथ समझौता करने को लेकर ही गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। और गांधी जी को जेल से रिहा किया गया 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी 1931। देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर आप, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा। मई 1930 में गांधी जी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। नवंबर 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुए प्रथम, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। तब गांधी जी को जनवरी 1931 में जेल से रिहा कर दिया गया और अंग्रेज प्रयास करने लगे कि कांग्रेस और गांधी के साथ समझौता हो जाए ताकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सफल हो सके, ताकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सफल हो सके। जब अंग्रेज यह प्रयास करने लगा तो उस प्रयास में कुछ भारतीयों ने भी मदद किया। सर तेज बहादुर सप्रू और एमएस जयकर, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयास से महात्मा गांधी और भारतीय वायसराय इरविन के बीच 4-5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था, जिस वजह से गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और इरविन भी उम्रदराज थे, गांधी जी भी उम्रदराज थे, जिस वजह से इस सम्मेलन को श्रीमती सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा दी है। दो महात्माओं के मिलन की भी संज्ञा दी गई है इसे। गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के जो 11 सूत्री मांग थे, गांधी के 11 सूत्री मांग को इरविन ने आंख बंद कर स्वीकार लिया। इरविन कहा 11 की, आप 22 सूत्री मांग कीजिए ना, अभी तो हम सब मानेंगे आपका। गांधी इरविन समझौता के जरिए ही गांधी के 11 सूत्री मांग को मान लिया गया। जब इरविन ने गांधी के 11 सूत्री मांग को माना तो फिर इरविन ने कहा हमारी भी कुछ मांग है, उसको भी आप मानिए। इरविन गांधी के समक्ष अपनी मांग जब रखा तो उस मांग में इरविन ने यह रखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित की जाए, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। यह तमाम प्रकार की मांग इरविन ने गांधी जी के समक्ष रखा। गांधी जी ने भी इरविन के इन मांगों को स्वीकार किया और जब गांधी और इरविन के बीच समझौता संपन्न हुआ तो गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति मार्च 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दिया गया। 4-5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 28, 29, 30 मार्च 1931 को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ।
और इस बीच में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो गांधी जी गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति दिलाने के लिए पंजाब के राष्ट्रीय जब कराची जा रहे थे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया और आशंका थी कि पंजाब के क्षेत्र में गांधी जी की हत्या भी हो सकती है। तो अंग्रेजों ने गांधी जी को सुरक्षा मुहैया करवाया था और एक सुरक्षा घेरा में गांधी जी पंजाब के रास्ते कराची गए थे और उस दौरान ही महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया, यानी गांधी जी का विरोध किया गया। 1931 के कराची अधिवेशन में ही गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति मिली और गांधी इरविन समझौता को जब स्वीकृति मिली तो गांधी इरविन समझौता में यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित की जाए। और जब गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकृति दे दिया तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गए। और गांधी इरविन समझौता में ही यह भी था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। तो गांधी इरविन समझौता के प्रावधानों के तहत ही कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुआ। तो अब सवाल यह उठ खड़ा हुआ कांग्रेस के समक्ष कि गांधी इरविन समझौता में कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए जाएगा कौन। कांग्रेस के सभी नेता इस बात को समझ रहे थे कि अगर कोई गया और काम गड़बड़ हुआ तो गांधी उसको लताड़ेगा, गांधी उसको छोड़ेगा नहीं। तो कांग्रेस के सभी नेताओं ने सर्वसहमति से कहा हम नहीं तो हम नहीं तो हम नहीं, और सब कहा बाबा आप ही जाइए। और कांग्रेस के सभी नेताओं ने सर्वसहमति से गांधी जी को ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार किया। फिर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। और जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो गांधी जी के साथ श्रीमती सरोजिनी नायडू, उनका बेटा देवदास गांधी, ये लोग गांधी जी के साथ राजपुताना नामक जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु अपना यात्रा प्रारंभ किया और फिर लंदन पहुंचे। और लंदन पहुंचकर गांधी जी किंग्सले हॉल, लंदन के किंग्सले हॉल में गांधी जी ठहरे, रुके, विश्राम किए। और सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से लंदन पहुंचकर अपनी बात रखना चाहते थे। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जब उपस्थित हुए तो गांधी जी ने यह देखा कि गोलमेज सम्मेलन में मुद्दा को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, मुद्दा को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मूल मुद्दा था गोलमेज सम्मेलन का, बात उस पर नहीं हो रहा था, बल्कि अलग अलग चीजों पर बात हो रहा था। तो गांधी जी ने भी अपनी बात रखी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। गांधी जी ने जब यह मांग रखी तो गांधी जी की मांग को भी अंग्रेज पूरा नहीं करना चाहता था। इस वजह से अंग्रेज गांधी जी के डिमांड पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। और कुछ समय बाद गांधी जी को लगा
कि इस गोलमेज सम्मेलन से कुछ होना जानी नहीं है, हमारी मांग तो मानी नहीं जा रही है, तो इससे कुछ होना जानी है नहीं। बीच में ही गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से एग्जिट कर गए। बाहर आ गए। फिर गांधी जी भारत आते, लेकिन गांधी जी भारत आने से पहले जर्मनी गए, हिटलर से मिले। जर्मनी गए, हिटलर से मिले, और हिटलर से मिलते हुए गांधी जी, ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे का कट्टर दुश्मन था उस समय, तो गांधी जी हिटलर से जाकर मिले। यानी अंग्रेज को दिखाना चाहते थे कि आप ये मत सोचिए कि हम सत्य अहिंसा कहते हैं तो हमेशा सत्य अहिंसा पर ही रहेंगे। हम हिटलरों से मिल सकते हैं, और हिटलर से मिल सकते हैं मतलब हिटलर की नीति को हम अपना भी सकते हैं। गांधी जी फिर दिसंबर 1931 में भारत पहुंचे। भारत पहुंचने के बाद गांधी ने कहा कि मैं खाली हाथ वापस आया हूं, लेकिन भारत ने जो हमें झंडा दिया, उस झंडा को नीचे हमने झुकने नहीं दिया। मतलब हम भारत का आवाज बुलंद करने के लिए लंदन गए थे, भारत के आवाज को बुलंद किए, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई तो हम बीच में छोड़कर आ गए। मतलब खाली हाथ आए हैं। उस गोलमेज सम्मेलन का कोई परिणाम लेकर के हम नहीं आए हैं, हम खाली हाथ आए हैं। लेकिन हमने भारत के सर को झुकने नहीं दिया। और भारत आने के बाद गांधी जी वायसराय से मिलने का प्रयास किए। इस समय तक वायसराय चेंज हो गया था, इरविन का कार्यकाल खत्म हो चुका था, अगला वायसराय बन चुका था लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन से मिलने का प्रयास किए गांधी जी, वेलिंगटन नहीं मिला। गांधी जी जनवरी 1932 ईस्वी से फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिए, जिसे द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। और द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1932 में हुई, और फरवरी 1932 आते आते फिर से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, सबको जेल में बंद कर दिया गया। कांग्रेस की संपत्ति जब्त कर ली गई, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। लेकिन जब ये सब घटनाएं घटित हुई तो इन घटनाओं के घटित होने के बावजूद भी द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा। लेकिन बिना किसी परिणाम के द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1934 आते आते खत्म हो गया। अप्रैल 1934 आते आते द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी खत्म हो गया, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन का लक्ष्य था भारत को स्वराज्य दिलवाना, लेकिन यह आंदोलन भी भारत को स्वराज्य नहीं दिलवा पाया। मतलब यह आंदोलन भी असफल हो गया। और इस आंदोलन के असफल होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने तो यहां तक कह दिया कि अब गांधी खत्म, अब गांधी का कैरियर खत्म, अब गांधी चौपट, अब गांधी से कुछ नहीं हो सकता है। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया तो अब गांधी जी को जेल में अंग्रेज नहीं रखना चाहता था, बीमार रहता था, उस पर खर्च करना पड़ता था अंग्रेज को। तो गांधी जी को जेल से भी छोड़ दिया गया। और फिर अब गांधी जी जाएंगे कहां?
साबरमती आश्रम तो जाएंगे नहीं, क्योंकि बोल दिए थे अब दोबारा तभी कदम रखेंगे जब देश को स्वराज दिलवा देंगे, आजादी दिलवा देंगे। तो फिर गांधी जी के पांचवें पुत्र कहे जाने वाले जमनालाल बजाज ने महाराष्ट्र में गांधी जी के लिए एक आश्रम स्थापित किया जिसे वर्धा आश्रम कहा गया। और फिर गांधी जी उसी वर्धा आश्रम में रहने लगे और वर्धा आश्रम में रहते हुए महात्मा गांधी ने शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिसे वर्धा शिक्षा योजना कहा जाता है। यहां पर एक बात और जानिए आप, वर्ष 1934 में बिहार में सबसे भयंकर भूकंप आया था, पूरा बिहार अस्त व्यस्त हो गया था। वैसा भूकंप आज तक बिहार के इतिहास में कभी नहीं आया है। बिहार के लोग, पूरे बिहार के लोग उस भूकंप से काफी प्रभावित थे। गांधी जी तो वहां के लोगों ने जब गांधी जी को कहा हम आपको लाठी देंगे, तो गांधी जी ने कहा हम आपका लाठी तब एक्सेप्ट करेंगे जब आप हमसे एक वादा करेंगे। तो वहां के लोगों ने कहा एकदम, आपकी हर बात मानेंगे हम। तो फिर वहां के लोगों से गांधी जी ने यह कहा कि आप अंग्रेजों को लाठी देना बंद कर दीजिए। वहां के लोगों ने स्वीकार किया, कहा ठीक है नहीं देंगे अंग्रेज को लाठी। और जब वहां के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया तो फिर महात्मा गांधी वहां के लाठी को एक्सेप्ट किए। अरे वहां पे कमेंट आता देखता है ना जी तुम है? दीजिए तो नोट हो, रुकिए बताइए देते हैं पहले तब लिखा देंगे। अरे क्या करते रहता है तुम लोग है? चल रहा है जी? हाँ देखो वहां पे कमेंट देखो, छुटाने ना ये सबका कुछ है। चलिए, गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में गांधी जी ने दांडी मार्च किया। और गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था या नमक सत्याग्रह किया था, उस नमक सत्याग्रह की सबसे बड़ी घटना धरासना कांड माना जाता है। धरासना कांड माना जाता है। क्या है धरासना कांड? देखिए, मुंबई में धरासना एक जगह था, वहां पर नमक का बहुत बड़ा फैक्ट्री था। उस नमक फैक्ट्री को श्रीमती सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में जाकर धरासना नमक फैक्ट्री जो था, उस धरासना नमक फैक्ट्री को श्रीमती सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में जाकर ध्वस्त कर दिया गया। और इस दौरान श्रीमती सरोजिनी नायडू के साथ और भी कई सारे कांग्रेस के लोग थे, जिसमें गांधी जी का बेटा भी था मणिकलाल गांधी, समझ गए? हरिलाल मणिलाल है ना, हरिलाल मणिलाल, रामदास देवदास, मणिलाल गांधी सरोजिनी नायडू के साथ था, धरासना कांड में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को खुदाई खिदमतगार आंदोलन ने भी समर्थन किया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे वे लाल कुर्ती पहनते थे, जिस वजह से उसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में चला था, जिनका उपाधि है सीमांत गांधी हो गया, फखरे अफगान हो गया, बादशाह खां हो गया, यह सब उनकी उपाधि है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्वोत्तर भारत में होने वाले जिया तरंग आंदोलन ने भी समर्थन किया था।
जो जिया तरंग आंदोलन पूर्वोत्तर भारत में जदोनांग और रानी गाइडिनेल्यू के नेतृत्व में हुआ था, और रानी गाइडिनेल्यू जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के विचार से काफी प्रभावित था, और रानी गाइडिनेल्यू को अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया था। उनके जीवन का अधिकतर समय जेल में ही गुजरा है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो रानी गाइडिनेल्यू को छोड़ दिया गया, और रानी गाइडिनेल्यू को उनके नेतृत्व क्षमता के कारण पंडित नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दिया था, रानी की उपाधि दिया था। तो ये जो लाल कुर्ती आंदोलन है, जिया तरंग आंदोलन है, धरासना कांड है, इन सभी कांडों का भी संबंध कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। और साथ ही साथ जो आपको गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन की चर्चा अलग से भी हम आपके साथ करेंगे, लेकिन यहां तक सिर्फ आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में पढ़ना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में पढ़ना है। और 2-3 जगह जानते हैं जहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन होना चाहिए, वहां पर असहयोग आंदोलन लिख दिया गया है, तो उसको सुधार करना है। दीजिए सुधार करवाते हैं। सुधार कीजिए तो थोड़ा सा। सुधार कीजिए। पेज नंबर 312, पेज नंबर 312 ये ना जी, हाँ पेज नंबर 312 में देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना जी। लास्ट से दूसरा पॉइंट, ध्यातव्य है कि असहयोग आंदोलन पश्चिमोत्तर प्रांत से पूर्वोत्तर भारत होते हुए दक्षिण भारत फैल गया। असहयोग आंदोलन नहीं होगा, यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। ये सुधार कीजिएगा आप। सुधार लिए आए, चलिए आगे अगले पेज पर आइए, पेज नंबर 313। असहयोग आंदोलन का विस्तार एवं उसके समर्थक आंदोलन। असहयोग आंदोलन की जगह पर सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, असहयोग आंदोलन के स्थान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। असहयोग आंदोलन के स्थान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, होगा ना? हाँ होगा, ठीक है, कर लिए ना सुधार। चलिए अब इसमें से जो है आपको कुछ बात लिखना है। लिखिए, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना, लिखिए फटाफट। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च, नेपोलियन के पेरिस मार्च, नेपोलियन के पेरिस मार्च, नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया। नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया। नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया। नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया। नेक्स्ट पॉइंट, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के दांडी क्या लिखे हैं, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के दौरान, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के 78 सहयोगियों में से
गांधी जी के 78 सहयोगियों में से सर्वाधिक सहयोगी सर्वाधिक सहयोगी सर्वाधिक सहयोगी गुजरात प्रांत से थे, कॉस्ट में 31। सर्वाधिक सहयोगी गुजरात प्रांत से थे, कॉस्ट में 31। वहीं बिहार से एकमात्र कारो बापू कारो बापू उर्फ गिरिपत चौधरी शामिल था। वहीं बिहार से एकमात्र कारो बापू उर्फ गिरिपत चौधरी शामिल था। कारो बापू उर्फ गिरिपत चौधरी शामिल था। कारो बापू उर्फ गिरिपत चौधरी शामिल था। इस सत्याग्रह के दौरान कुछ समय के लिए जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, इस सत्याग्रह के दौरान कुछ समय के लिए जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व संभाला था। अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट पॉइंट दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह कहा कि दांडी मार्च के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा कि दांडी मार्च के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं अंग्रेजों के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं अंग्रेजों के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं अंग्रेजों के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं अंग्रेजों के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं अंग्रेजों के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं अंग्रेजों के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। मैं अंग्रेजों के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। चाहता हूं। चाहता हूं। और क्या छूटा है? और लाठी, अच्छा लिखा देंगे। और ओ हाँ लिखिए तो। गांधी इरविन समझौता है, होना चाहिए जी ना। अच्छा रुकिए न हो, काहे अकबकाते हैं? अकबकाना नहीं है। हाँ लिखिए।
गांधी इरविन समझौता को गांधी इरविन समझौता गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ, ऐसे लिखिए इसको, गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ, गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ, उसे दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा, उसे दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा, उसे दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा श्रीमती सरोजिनी नायडू ने दी है। उसे दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा श्रीमती सरोजिनी नायडू ने दी है। उसे दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा श्रीमती सरोजिनी नायडू ने दी है। आइए, अब अभी तक जो बताए हैं परीक्षा के लिहाज से जितना महत्वपूर्ण है, पहले जो थोड़ा बताए थे वो तो याद करवा दिए ना जी, उतना याद है ना। अब आइए हम लोग बात करेंगे दांडी मार्च से ऑनवर्ड सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति तक। ठीक है, बताइए फटाफट, दांडी मार्च की शुरुआत कब से हुई? 12 मार्च 1900। दांडी मार्च की शुरुआत कब से हुई है? यहीं पे कहेगा नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब से, तब पर भी होगा 12 मार्च 1900। और यहीं पे कहेगा दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई? साबरमती। साबरमती। और गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ निकले? कितना? 78। कितना सहयोगी के साथ? 78। सबसे ज्यादा कहां का था? कहां का? बिहार से। कौन? कारो बापू उर्फ गिरिपत। गांधी जी के 78 सहयोगियों में बिहार का एकमात्र नेता कौन शामिल? कौन था? कारो बापू उर्फ। क्लियर है? चलिए आगे बताइएगा। दांडी मार्च के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो फिर कुछ समय के लिए दांडी मार्च का नेतृत्व किसने संभाला? अब्बास तैयब जी। अब्बास। और किसने कहा है कि मैं अंग्रेजों के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व से सहानुभूति मात्र चाहता हूं? आए? किस मार्च के दौरान यह कहा? किस मार्च के दौरान? आए? गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया है? किसने किया है? सुभाष चंद्र। और गुजरात के नवसारी स्थित दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1900। 6 अप्रैल 1900। सविनय अवज्ञा आंदोलन के राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा। महात्मा। आए? कौन थे महात्मा? अच्छा, कितना दिन की यात्रा किए थे दांडी? कितना मील की यात्रा? 241। आए? 241 मील ना? हाँ, चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि गांधी जी को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कब किया गया? आए? 5 मई 1900। 5 मई 1900। और गांधी जी को फिर जेल से रिहा कब किया गया? 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी 1900। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल में बंद कब किया गया? 5 मई 1900। और जेल से रिहा कब किया गया? हाँ। और गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1900। कहां हुआ? दिल्ली। गांधी इरविन समझौता को कौन समझौता कहा? दिल्ली। दिल्ली समझौता। और गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन के दौरान दिया? कराची अधिवेशन 1900। कराची अधिवेशन 1900। और गांधी इरविन समझौता के तहत कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ? आया ना? हुआ ना जी। और गांधी इरविन समझौता के तहत ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया। कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिए? महात्मा। लेकिन गांधी जी को कुछ मिला और फिर आकर के क्या बोले गांधी जी? मैं खाली हाथ वापस आया हूं लेकिन भारत के झंडे को मैंने झुकने आए। क्या बोले गांधी जी?
और फिर जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 आते आते खत्म हुआ, हाँ या ना, हुआ ना जी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन हुआ था जी, जिया तरंग आंदोलन हुआ था, धरसाना कांड हुआ था। अच्छा, लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार आंदोलन कौन चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खां को कौन कौन उपनाम से जाना जाता? सीमांत गांधी, बादशाह खां। और जिया तरंग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? यदुनांग और रानी गाइडेनल्यू। यदुनांग और रानी गाइडेनल्यू को रानी की उपाधि किसने दिया? किसने दिया? धरासना कांड का नेतृत्व कौन की थी? श्रीमती सरोजनी क्लियर। आए ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसमें क्या क्या देखिए बता रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर तृतीय गोलमेज सम्मेलन तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर तृतीय गोलमेज सम्मेलन तक आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम भी आपको प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन फिर से बताएंगे, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर तृतीय गोलमेज सम्मेलन तक। उससे आगे अगले क्लास में देखेंगे, और अगले क्लास में हमको लगता है खत्म हो जाएगा, अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म। फिर सुभाष और स्वतंत्रता आंदोलन। चलिए एक पॉइंट लिखिए, गांधी जी का लाठी वाला लिखिए। हाँ तो विद्वान है तो लिखने लीजिएगा, हम लिखा रहे हैं, लिखिए, अपने मन से लिख लिए तो हम क्या करें। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 ईस्वी में आया था, जैसे लिखा रहे हैं लिखिए, अपना दिमाग मत लगाइए। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। 1934 ईस्वी में आया था। भूकंप के बाद महात्मा गांधी बिहार की यात्रा पर आए थे। भूकंप के बाद महात्मा गांधी बिहार की यात्रा पर आए थे। बिहार की यात्रा पर आए थे। फुल स्टॉप। गांधी जी मुंगेर के घोरघट गांव, तभी से तो बोल लेते, लिख लिए। अब घोरघट गांव नहीं लिखने आता है, लिख, आज नहीं लिखेंगे बोर्ड पे, कुछ नहीं, गलती है, लिखिए आप। बिहार की यात्रा पर आए थे। गांधी जी मुंगेर के घोरघट गांव, घोरघट गांव, गांधी जी मुंगेर के घोरघट गांव जब पहुंचे, घोरघट गांव जब पहुंचे तो वहां के किसानों ने गांधी जी को बांस की बनी लाठी भेंट स्वरूप प्रदान किया। बांस की बनी लाठी भेंट स्वरूप प्रदान किया। समझे? ठीक है, तो आज इतना ही। इससे आगे अगले क्लास में ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस, उसका भी तो नोट दे ही ना दिए, नोट दे दिए तो निकाल लिया ना आप लोग। दीजिए होमवर्क, क्या था जी? लास्ट 50 क्वेश्चन बताइए तो फटाफट। नहीं तो खत्म हो गया। आपका कितना खत्म हुआ? सवाल ये है, आपका कितना खत्म हुआ?
आपका भी पूरा खत्म हो? हाँ, ईसा ने आप ही ना खत्म हो जाए। बताइए, दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेवार? कार्बन डाई। गैल्वेनीकृत लोह चादरों पर किसकी परत चढ़ती? जस्ता। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहां हुआ? पूर्णिया में। पटना हाईकोर्ट का गठन कब हुआ? 1900। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? वेलिंगटन। कब किस खेल से संबंधित है? पीएसएलवी का पूर्ण रूप? पोलर सैटेलाइट। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम। होमवर्क सीरीज के थ्रू ही खत्म हो गया, लेकिन दोबारा रिपीट होगा, और दोबारा जो रिपीट होगा ना, अब सोमवार से रिपीट होगा, और इसको लेके आइएगा, और इसके यानी क्वेश्चन बैंक के पीछे में जो दिए हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो देंगे अब। ठीक है, क्या देंगे? वो देंगे। इसमें सबसे पहले हिस्ट्री ही देंगे। ठीक है, सोमवार को इसमें होमवर्क देंगे, एक दिन रेस्ट दे दिए। सब बैच में अभी खत्म हो रहा है वो, पता नहीं आप लोग कितना किए। अच्छा, कौन कौन ऐसे लोग हैं, सबको अपनी अपनी माँ का कसम है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सच में पूरा किए हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। सच में किए हैं? हाँ, कुछ लोग हैं। इसी कारण तो कुछ ही लोगों का रिजल्ट होता है, सब करवे नहीं करेगा तो रिजल्ट सबका कैसे हो जाएगा? अगला होमवर्क किसमें है? पूर्वावलोकन में शिक्षा का विकास दिए थे ना, इसमें है प्रेस का विकास। अगला होमवर्क पूर्वावलोकन में प्रेस का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का। एक बार फिर से थोड़ा दिखाइए, कौन कौन लोग क्वेश्चन बैंक पूरा किए हैं? हाथ खड़ा कीजिए। बढ़िया बढ़िया, थोड़ा थोड़ा चेहरा देखने दीजिए, थोड़ा मुंह देखने दीजिए। रुकिए रुकिए, लड़कियों में है? हाँ ठीक है, सबका रिजल्ट होगा जो सब किए हैं। जो सब नहीं किया उनका कोई गारंटी ना है, जो सब किए हैं उनका रिजल्ट होगा। आप देखिएगा, उस सबका रिजल्ट में नाम आएगा। हम बोल रहे हैं आपको, लिख करके दे देते हैं हम। दीजिए आप सादा कागज। बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? लॉर्ड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1800। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक मैकाले। नहीं पढ़े का हो तो मैकाले, तो जवाब कहां दे रहे हैं? भारत में प्रथम तिल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष? 1857। 1800। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित? शिक्षा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1900। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम। बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया? कहां? कलकत्ता में ना। चलिए, इसमें है प्रेस का विकास आगे, पूर्वावलोकन। ठीक है, तो फिजिक्स शुरू हो गया जी। चलिए, अब हिस्ट्री भी खत्म ही होने वाला है, सुभाष चंद्र बोस, इतिहास खत्म। ठीक है, उसके बाद है तो 5 चैप्टर और, लेकिन उसे पढ़ाएंगे ना। ठीक है, नोट कैसे दे देंगे? नोट नहीं देंगे। ठीक है, नोट देंगे तो कहिएगा पढ़ाइए, तो इसलिए नोटों नहीं देंगे। 1947 खत्म, इतिहास खत्म, और उसके बाद ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।